start आपका सेशन स्पेशली मैथ्स क्लास। अभी तक मैंने बहुत सारे आपसे सेक्शन लिया था, कुछ लोग वहाँ पे थे इस क्लास में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन से थोड़ा डिस्कशन मैंने कर लिया। बहुत सारी डिस्कशन पहले ये भी कर लेता हूँ कि जो आप टॉपिक्स अभी लेने जा रहे हो उनके वेटेजेस क्या है आपके हिसाब से। तो फर्स्ट जो टॉपिक आपको करना है रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें यह तो मैं बता चुका हूँ कि रिलेशन इज अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट। यही एडवांस में ये सिलेबस में नहीं है, यही मेन में सिलेबस में है, और जनवरी मेन में इसके क्वेश्चन आ भी गए सभी से। लेकिन ये बहुत छोटा पार्ट होता है, ये मैंने बोला। बड़ा पार्ट है फंक्शन। फंक्शन बेसिकली पूरा फाउंडेशन कैलकुलस है। अगर ये बात करी जाएगी फंक्शन के क्वेश्चन कितने आते हैं कहीं मेन में, देयर इज नो गारंटी की क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। ये अगर आएंगे भी तो आप लोग फेमिलियर है डोमेन एंड रेंज ऑल दैट। क्वेश्चन मोस्टली उसके आते हैं या वो क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का रोल होता है। बट फंक्शंस में जो आप स्टडी करते हैं जो वही आप कैलकुलस में इन डिफरेंट प्लेसेस अप्लाई करते हैं। अगर आपने फंक्शन सही से नहीं किया, फंक्शन टॉपिक में कमांड नहीं करी, तो ये माना जाएगा कि कैलकुलस के कुछ ऐसे टॉपिक एंड सेक्शन होंगे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जैसे टॉपिक होगा एक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, नाम तो सुने होगा। एक इसमें आपको प्रॉब्लम थोड़ी फेस करनी पड़ेगी। इसके बाद हल्की फुल्की प्रॉब्लम एक टॉपिक आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, बड़ा टॉपिक है। यही मेन में आई डोंट नो क्या हुआ है कि इसका वेटेज ऑलमोस्ट गायब हो चुका है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सुना होगा मैक्सिमम एक टॉपिक और होता है उसी के अंडर में आता है। लेकिन एडवांस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ पे भी ग्राफिकल रोल होते हैं, मैं आपको करा दूंगा। मैं फंक्शंस में ही बताऊंगा आपको कि किस तरह से आप इस टॉपिक को यूज करोगे इन डिफरेंट प्लेसेस, लाइक इन कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अगला एक पार्ट आता है डेफिनेट इंटीग्रल, वहाँ पे भी आपके इन ग्राफिकल पार्ट्स का रोल होगा, फंक्शंस का रोल होगा। एरिया तो है ही पूरा ग्राफ बेस्ड। डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई बहुत ज़्यादा ग्राफ के रोल नहीं होते और इंडेफिनेट इंटीग्रल में भी नहीं होते। मतलब सफिशिएंट प्लेसेस है जहाँ पे इसके रोल हों। तो फंक्शंस में थोड़ा टाइम मैं ठीक ठाक स्पेंड करूँगा। प्लानर में आपके टोटल 14 टन लिखे होंगे रिलेशन एंड फंक्शंस के, क्योंकि रिलेशन बहुत ही छोटा टॉपिक है। आई डोंट थिंक मुझे इसमें 2 या 3 टन से ज़्यादा लगेंगे रिलेशन में। फंक्शंस बड़ा टॉपिक है, इसमें लगेगा मैक्सिमम टाइम इसमें लगेगा। तो फंक्शन के प्योर क्वेश्चन देयर आते हैं। लिमिट्स का एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो IITs हो, एडवांस हो या मेन हो। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का भी राउंड अबाउट क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं, तो आसान होता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एडवांस के लिए बता चुका हूँ, बहुत यूजफुल है। मेन के लिए इसका कोई बहुत खास वेटेज बचा नहीं है, लेकिन कभी भी चीज़ें पलट सकती है, क्योंकि पहले यही वो सेक्शन था जिसके 3 क्वेश्चन आते हैं। आज वो टाइम है कि ऐसा भी हो रहा है जिसका एक भी क्वेश्चन नहीं होती, यह एक कारण। इंडेफिनिट इंटीग्रल एक टॉपिक आएगा जिस पर एक क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ऑप्शन होता है। डेफिनिट इंटीग्रल और स्टूडेंट से नहीं में थोड़ा सा टफ पड़ता है कभी नॉट ऑलवेज। मतलब इसके लिए कहा जाता है 50-50। इसमें चाहे तो वो टफ क्वेश्चन बना सकते हैं और बनाए भी हुए, चाहे सिंपल क्वेश्चन बना सकते हैं भी आए हुए। तो डेफिनिट इंटीग्रल का यू विल फाइंड एटलीस्ट 1 क्वेश्चन, मे बी 2 क्वेश्चन। IITs में ज़्यादा आता है। पहले हम लोग मेन की बात करेंगे, है ना। मैं थ्योरेटिकली तो सारी चीज़ें को ले लूँगा जो एडवांस तक यूजफुल होगी, प्रॉब्लम्स भी कुछ ऐसी लूँगा जो एडवांस तक यूजफुल होगी। लेकिन एक्चुअली क्या है कि रास्ता तो आपका यही मेन से ही जाएगा ना एडवांस का। अगर आप खराब करते हैं मेन तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि आप या तो भी एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और अगर क्वालिफाई कर भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंस में रहोगे। लेकिन लोअर परसेंटाइल यही में कॉन्फिडेंस लेवल मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लोअर अगर है खराबी करो। ये होता है कि कहीं मेन अच्छा करो और पैरेलली एडवांस की तैयारी करते हो पैरेलली। ये नहीं है कि जब मेन निकल जाएगा तब मैं एडवांस की तैयारी करूँगा, ऐसा नहीं है। 1 महीने में 40 दिन में आप एडवांस की तैयारी कर ही नहीं सकते। आप तब कर सकते हैं जब आप पहले से कर चुके हैं और आपको और कुछ करना है, तब हो सकता है। जैसे UPSC के एग्जाम में होता है ना, प्रीलिम्स का मेन है, क्या सोचते हो प्रीलिम्स निकलेगा उसके बाद ही मेन की तैयारी होगी।
पैरेलली चलती है, यही यहाँ पे होगा, पैरेलली चलेगी। डेफिनेट इंटीग्रल के बाद आते हैं एरिया पे वापस, एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये टारगेट करने वाला टॉपिक है ध्यान रखना। डिफरेंशियल इक्वेशन पूरे कैलकुलस का करंट से लेकर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन नहीं है, डिफरेंशिएशन का देखो मैंने नाम भी नहीं लिया, टॉपिक होता है ना, थोड़े बहुत डेरिवेटिव निकालने आज भी आपको आता है, वी यूज देम इन फिजिक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, करंट में दो क्वेश्चन का है, यही ठीक पता जाता है ना, कभी 3 भी आया क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन आ जाना किसी एक सिंगल टॉपिक में, तो माना जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट। और ये डूएबल है, ये ना समझना कि इतने टफ क्वेश्चन आ जाते हुए जो होते हैं। कैलकुलस का ठीक ठाक वेटेज आपको मिलता है और ये पूरी तरह से आप इसी साल पढ़ते हैं। आपका प्लानर में आप लोगों ने देखा, प्लानर सबको मिला हुआ है, तो फंक्शंस के बाद कौन सा टॉपिक है, वो पैरेलल चलता है, बिल्कुल सही है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप जब फंक्शंस करेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के यूज तो होंगे ही होंगे। तो ये टॉपिक प्लानर में बात में है, लेकिन इसका कुछ कंटेंट मैं इसी टॉपिक में लूँगा, रोल है ना वो, वेट नहीं करूँगा, ये आऊँगा ITF में तब पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट आपके पास प्लानर पे शायद मेरे ख्याल से मैट्रिसेस में डिटरमिनेंट, मैट्रिसेस तो इंपॉर्टेंट होता है, डिटरमिनेंट के प्योर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, डिटरमिनेंट बोर्ड लेवल में यूजफुल होता है, उससे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। और जेई में डिटरमिनेंट टॉपिक में एक पार्ट होता है क्रेमर्स रूल, नाम तो सुना ही होगा, उसका क्वेश्चन आता है बहुत, मतलब इतनी बार आ चुका है क्रेमर्स रूल भी, लोग सरप्राइज होते हैं कि ये टॉपिक इतनी बार क्यों आता है, ये मतलब ये पार्ट क्रेमर्स रूल बहुत आता है। तो अभी इससे आगे की बात मैं नहीं करूँगा, मैं अभी आपसे स्टार्ट कर दे रहा हूँ फंक्शंस को, और फंक्शंस स्टार्ट करूँगा साथ साथ आज की क्लास में आपको कुछ फंक्शन टॉपिक की आउटलाइन दूँगा। आउटलाइन से क्या मतलब होता है, अब आपकी भी कुछ ना कुछ खासियत होगी, मेरी भी कुछ खासियत है, सबकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस जो आप पढ़ते हैं उनमें भी उन फंक्शन की कोई ना कोई खासियत होती है, कोई कैरेक्टरिस्टिक होती है, मैं उनको आज की क्लास में डिस्कस आपसे करूँगा। सेकेंड वीक में लूँगा इफ पॉसिबल हो पाया कि ये जो फंक्शन आप करोगे इसका कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड अदर प्लेसेस में आप किस तरह से यूज करोगे। तो ये फंक्शन थोड़ा डिफरेंट होना है, ध्यान रखना है, सबकी अपनी टेक्निक होती है, मेरी टेक्निक यही है कि मैं फंक्शंस में वो चीज़ें डेफिनेटली इंट्रोड्यूस करूँ जो आप आगे कैलकुलस में यूज़ करोगे। सारी तो नहीं ले पाऊँगा, बट जो मुझे लगता है और जो मैं श्योर हूँगा कि आप कर ले जाएंगे वो जरूर। कुछ नए फेसेस तो मुझे दिख ही रहे, तो मुझे इसका मतलब फंक्शंस में कुछ स्टार्टिंग बेसिक लेना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर लोगों ने क्या पढ़ा होगा, जो नए लोग हैं थोड़ा बहुत फंक्शंस पढ़ा होगा, बिल्कुल नहीं जाता ही, कहाँ से आवाज देगा तुमने नहीं पढ़ा होगा, नहीं बिल्कुल जो बैठा उससे एक क्लास जो चलती है प्रॉपर पार्टिसिपेशन से होता है। आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, बताओगे नहीं, तो लॉस में रह सकते हो आप, क्योंकि फंक्शंस का थोड़ा पार्ट क्लास 11th में होता ही है। तो ये कह देना कि हमने फंक्शन बिल्कुल नहीं पढ़ा है, या तो तुम्हारी अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज इट वॉज देयर इन द कंटेंट। मैं फिर भी आपसे फंक्शन स्टार्ट करने वाला हूँ बिल्कुल बेसिक्स से। तो फंक्शंस को स्टडी करने के लिए नॉर्मली 3 अप्रोचेस मानी जाती है। नॉर्मली ये माना जाता है एक अप्रोच इसमें होती है जिसे आप बोलते हो मशीन अप्रोच। मशीन अप्रोच क्या होती है, फंक्शन इज लाइक ए मशीन। आप मशीन में कुछ क्वांटिटी इनपुट करते हो, यू गेट सम आउटपुट वैल्यू, है ना। प्लास्टिक की बॉटल निकलनी है तो प्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स डालोगे, फाइनली वो मोल्डिंग होगी, आपको फाइनली बॉटल मिल जाएगी बाहर। फंक्शंस में क्या निकलना है, एक चीज़ और भी है। अब अगर वो प्लास्टिक मोल्डिंग की मशीन है तो आप प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स डालोगे तभी तो बॉटल आएगी। अब आप लकड़ी का पुराना डाल दोगे तो बॉटल नहीं निकलेगी ना बाहर। तो यही है फंक्शंस में। फंक्शन क्या होगा, जब आप बोलते हो फंक्शन में एक मैंने वाली मशीन का सिंबल बना दिया, अब इसमें आपने इनपुट की एक्स वैल्यू, तो ये आपको भी मालूम है कि सारी वैल्यूज एक मशीन में इनपुट नहीं हो सकती हैं।
जो उस मशीन के कंपैटिबल होगी वही तो इनपुट होगा। तो यहाँ पे x को इनपुट किया तो आउटपुट वैल्यू आपको क्या मिल गई, f ऑफ x। तो यहाँ से आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है डोमेन एंड रेंज का भी है। डोमेन मतलब आपके घर की तरह से है। आप अपने घर में, मुझे तो लगता है कि सबकी एंट्री नहीं करते होंगे, यही फंक्शन के लिए इट इज लाइक द होम ऑफ फंक्शन f। यहाँ पे कुछ इनपुट हुआ, वही इनपुट हुआ जिसको ये एंट्री देगा और फिर एक आउटपुट निकलेगा f ऑफ x है। जैसे मैं सिंपली कह दूँ रूट फंक्शन है तो आप कौन सी वैल्यू को इनपुट यहाँ पे कर सकते हैं, आपको सारी x वैल्यू कर सकते हैं तो नॉन नेगेटिव, और फाइनली जो आउटपुट आपको मिलता है दैट इज रूट ऑफ x। यहाँ से इसकी डोमेन फॉर्मेशन होता है। डोमेन मतलब घर, x वैल्यू का कलेक्शन, और जो आउटपुट वैल्यू आता है उसे आप क्या कहते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन। ये इस फंक्शन के थ्रू फाइनली जो आउटपुट बन के आ रहा है वो ये है रूट ऑफ x। तो एक अप्रोच होती है मशीन अप्रोच। समटाइम्स वी यूज दिस अप्रोच इन कैलकुलस। सेकेंड एक अप्रोच होती है जो नॉर्मली आप एप्लीकेशन के सेंस में करते हैं, जैसे आप फिजिक्स में यूज करते हैं, केमिस्ट्री में यूज करते हैं, जो भी थोड़ा बहुत फंक्शन, तो आप वहाँ पे बोलते हैं ना नॉर्मली कि वन ऑफ द वेरिएबल इज डिपेंडिंग ऑन द अदर, एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। तो ये भी एक अप्रोच है। जब आप बोलते हो एक फंक्शन है y इक्वल टू f ऑफ x, तो आपने दो वेरिएबल को कनेक्ट किया। किस तरह से कनेक्ट किया है, f के थ्रू कनेक्ट किया। इसको आप बोलते हो नॉर्मली इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको आप बोलते हो डिपेंडेंट वेरिएबल। y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। इस x को आप लोग आर्गुमेंट भी बोलते हो। ये सेकंड अप्रोच होती है जिसमें कहते हो वेरिएबल कनेक्शंस, वेरिएबल्स कनेक्टेड। इसको बोलते हो फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, इट इज फंक्शन ऑफ ओनली x। कभी आप आगे पढ़ोगे, जब प्लस 2 लेवल से आगे जाओगे तो डेफिनेटली और कंपलसरी आपको पढ़ना पड़ेगा फंक्शन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल। ये तो कंपलसरी होता है, आपकी स्टडी का पार्ट होता है कि ये करना ही करना है। जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको नॉर्मली आगे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स पढ़ाए जाते हैं dy बाई dx, क्योंकि y केवल x पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं z एज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो आपको पढ़ने पड़ते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। थोड़ा बहुत आइडिया सभी को होता है, del z बाई del x एंड del z बाई del y, इस टाइप की क्वांटिटीज आपको मिलना शुरू हो जाती है। ये आगे का पार्ट होता है आपकी स्टडी में। तो मैंने दो अप्रोच आपसे बोली है, एक मशीन अप्रोच, एक वेरिएबल अप्रोच। थर्ड एक अप्रोच होती है जिसे आप कहते हैं सेट थ्योरेटिक अप्रोच। अब सेट थ्योरेटिक अप्रोच में क्या होता है कि नॉर्मली आप बोलते हैं एक सेट है, ये वेन डायग्राम से बनाया और इसमें आपके पास जो बना दिया 1 2 3 4 ऐसा लिख दिया। तो मैं अगर आपको एज अ बिगिनर ट्रीट ही करूँ अभी, वह मैं नहीं कर सकता। तो मैंने सेट में केवल 4 एलिमेंट लिए 1 2 3 और मैं दूसरे सेट में भी मान लो यही एलिमेंट ले लूँ या 2 4 6 8 ले लूँ और एक 10 ले लूँ। तो आप यहाँ के सारे एलिमेंट को अगर इधर के एलिमेंट से रिलेट करो कि ये नंबर यहाँ के किस नंबर से रिलेट है, ये किससे रिलेट है, सच दैट यहाँ के सारे एलिमेंट रिलेट हो जाए, यहाँ के कोई खाली भी छूटना चाहिए। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा रूल आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, y इज इक्वल टू 2x। मैंने बेसिकली डबल लिखा सबका, देखो ना, और जानबूझ के एक्स्ट्रा लिख दिया। तो ये आपका जो हो गया उठो याद रखेगा बेटा, चलो कटिंग कराने के लिए फैन पहले तो बंद करना चाहिए, क्लास शुरू होने के टाइम बोल रहा है तुम लोग बनाते हैं नाम लगाओ हो गया और बढ़िया। चलो ध्यान दो यार, बता रहे तो तुम्ही ने बोला है कि तुमने फंक्शन नहीं पढ़ा है, मैं तुम्हारे लिए बता दो, तुमको फोकस करना होगा ना। फैन जो ऑफ कॉम कर देते हो ना, तूफान की तरह फैन करता हूँ, सही कह रहा हूँ। हाँ तो स्टेटमेंट ये था कि दो सेट मैंने लिए, नॉन एम्प्टी सेट लिए कैपिटल X कैपिटल Y, और सेट X के सारे एलिमेंट, वो सारे ये जरूरी है, बार-बार मैं कह रहा हूँ, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट X मस्ट बी रिलेटेड टू द एलिमेंट्स इन सेट Y। तो ये भी एक फंक्शन हो गया, लेकिन फंक्शन क्या इस तरीके के सारे रिलेशन हो गए, ये रिलेशन ही है आप जो पढ़ा, फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ रिलेशन। अभी कुछ टाइम पहले आपसे बोल चुका हूँ। तो यहाँ पे बात आएगी कि क्या सारे टाइप के जो रिलेशंस होते हैं इस तरीके के, क्या वो फंक्शन होते हैं?
ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको कि कौन कौन से टाइप के रिलेशंस जो होते हैं फंक्शन होते हैं, याद है? तुमको याद है बंदा नहीं? तो मतलब मैं सही ट्रैक पे हो गया इसका मतलब, तो यार मुझे बताना पड़ेगा फिर पूरा। हाँ आनंद पता है एक चीज मतलब अगर सर x के सारे एलिमेंट सर अगर कोई एक भी एलिमेंट दो एलिमेंट ऑफ y से हो जाए तो वो फंक्शन नहीं होगा, वो फंक्शन नहीं होता है, करेक्ट है। और अगर x का एक भी एलिमेंट छूट जाए जो कि y के एलिमेंट तभी फंक्शन नहीं होता। तो तुम्हारे बेसिक फंडा बिल्कुल क्लियर है। जो दो स्टेटमेंट दिए गए, ये स्टेटमेंट मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। कहा जा रहा है कि यहाँ का एक तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो खाली हो, मतलब जो यहाँ के किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो। अगर यहाँ का कोई भी एलिमेंट खाली रहा तो वो फंक्शन नहीं होता, पहली चीज। सेकंड चीज ये कहा गया कि यहाँ का कोई एक एलिमेंट अगर आप लोगे तो वो यहाँ के एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के एक ही से रिलेट होना चाहिए। ये फंक्शन की डेफिनेशन है, और डेफिनेशन चैलेंजेस नहीं करनी है आपको, डेफिनेशन जो है वो फॉलो करनी होगी। तो मैं यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन अभी लिख दूंगा, लेकिन इसके पहले ये जो कलेक्शन है इन नंबर्स का, इसी को बेसिकली आप डोमेन कहते हैं, कलेक्शन ऑफ एक्स वैल्यूज। और ये जो चार नंबर आ रहे हैं इसको आप बोलते हो फंक्शन की रेंज है, क्योंकि ये इस फंक्शन के थ्रू कवर होके आ रहा है। एक वर्ड और आता है कोडोमेन। कोडोमेन पूरा वाई सेट को कहते हैं। मैं चाहूँ यहाँ पे 10 लिखा, 11, 12, 13 कुछ भी लिख दूं। कोडोमेन जो होता है वो सेट वाई जो भी एलिमेंट दिए होंगे वो कोडोमेन होता है। और रेंज क्या होता है? सबसेट, उसका सबसेट होता है। मैं अगर ये ना लिखता तो आप कहते हैं रेंज और कोडोमेन कैसी है? कोडोमेन हमेशा जो क्वेश्चन बनाता है, जो पढ़ाता है, उसके पास होता है। ये उसके हाथ में है कि वो क्या रखेगा कोडोमेन। रेंज जो होती है वो हर फंक्शन अपनी डिसाइड खुद करता है, उसमें इंटरफेयर ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। हर फंक्शन की एक नेचुरल रेंज होती है। तो रेंज जो होता है हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का। तो मुझे लगता है कि अब मैं आपको ये डेफिनेशन नोट करा देता हूँ फंक्शन की। तो यहीं से मैं फॉर्मली स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने एक बात बोली है कि 3 अप्रोच होती है फंक्शन के लिए। मशीन अप्रोच कम यूज होता है, वेरिएबल अप्रोच एप्लीकेशन के सेंस में बहुत यूज होता है, और तीसरा यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ सेट थ्योरेटिक अप्रोच। आ जाइए, नोट आप यहाँ से करेंगे। यार ये लास्ट रो से विजिबल है ये? ठीक है। As we are rule defined from set x to set y such that each element of set x, each element of set x is related to a unique element in set y. Unique element in set y. Then this rule is called function, defined from set x to set y. And symbolically we write it as इसी को आप बोलते हो फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम, स्कूलर का मतलब है डिफाइंड फ्रॉम सेट x टू सेट y। ये जो लिखा है ना
कॉल्ड फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई का ये नोटेशन। कैपिटल एक्स जो है ये बात हो गई कि ये डोमेन है फंक्शन की, और कैपिटल वाई है ये कोडोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ। और यहां पे मैं दो स्टेटमेंट और लिख रहा हूं नोट करके। पहला स्टेटमेंट है फंक्शन, जो आपका सिलेबस है वो लिख रहा हूं, फंक्शन मस्ट बी रियल वैल्यू। ये सिलेबस है, अदरवाइज फंक्शन कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी होते ही हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है जिनकी डोमेन, कोडोमेन या इवन रेंज सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं रियल वैल्यूड का मतलब होता है डोमेन, कोडोमेन, मतलब ये सिलेबस है इसलिए लिख रहा हूं। रियल वैल्यूड फंक्शन सिलेबस में लिखा हुआ है। डोमेन, कोडोमेन आर सेट ऑफ रियल नंबर्स। Function must be 1-to-1 or many-to-1। यही चीज है पढ़ाई थी आपको मैंने। बट मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई एक ऐसा हो जो स्टार्टअप कर रहा हो फिर से उसको ये ना पता हो, इसके मैं इस बारे में बात करूंगा भी। और तो मुझे अगली बात जो करनी है वो 1-to-1 एंड many-to-1 के बारे में करनी है। लेकिन इसके पहले अगर किसी को डेफिनेशन को समझने में प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे क्वेरी रेज कर सकते हो। डेफिनेशन है यार, इसमें मुझे कुछ थोड़ा ना करना है, मैंने तो थ्योरी बनाई नहीं है, मैं तो वही कन्वे कर रहा हूँ। ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स इज रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट वाई, ये डेफिनेशन है। हो गया नोट? तुम कभी नहीं नोट कर पाओगे। सबसे पहले जैसे 1-to-1 फंक्शन जो है, मैंने अभी जो एग्जांपल एक लिखा था ना, पीछे लिखा था ना, बनाया था, वो 1-to-1 फंक्शन ही था। सेट एक्स का एक एलिमेंट सेट वाई के एक था और डिस्टिंक्ट एलिमेंट था बिल्कुल। जैसे मैं इसको हटा रहा हूँ, पहले समझ लो। जैसे मैं लिख देता 1 - 1 2 - 2 और यहाँ पे क्या 1 और 4 लिख दूँ, ये क्लियर है कि मैंने यहाँ पे y = x² अप्लाई किया है। इसका स्क्वायर भी 1 है, इसका स्क्वायर भी 1 है, 2 का स्क्वायर 4 - 2 का स्क्वायर भी 4। इसी को आप बोलते हो many-to-1। यहाँ का मैनी मतलब एक से ज्यादा जो भी हुआ वो मैनी में आ गया। तो यहाँ का मैनी यहाँ के 1 से रिलेटेड है, तो आप इस टाइप के रूल को बोलोगे ये many-to-1। ये भी फंक्शन है क्योंकि डेफिनेशन फुलफिल हो रही है। यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के एक एलिमेंट से रिलेटेड है, ये वाला एलिमेंट भी यहाँ के एक से ही रिलेटेड है। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फंक्शन कैसे हो गया। डेफिनेशन में है कि यहाँ का एक वहाँ के एक से हो, अगर एक से ज्यादा से हो गया तो वो फंक्शन वो नहीं होगा। तो इसीलिए ये भी फंक्शन है। ये many-to-1 का एग्जांपल है। 1-to-1 में पहले लिख चुका था, समझ आ गया? 1-to-1 मैनी तो ऐसे करूंगा many-to-1। अगर ऐसे कर दिया तो क्या होगा? 1-to-many। ये फंक्शन नहीं होता। अब मैं इन चीजों को आपके सामने ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, इन चीजों को। 4 5 वर्किंग करता है, ये करता है। मैं नहीं करता हूँ वो ज्यादा करनी नहीं। तो बात मैं कर रहा था 1-to-1 many-to-1 वाली। अब देखो होगा क्या आगे कि मैंने बहुत ही सिंपल से दो सेट लिए थे, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, एक में 4 एलिमेंट, दूसरे में भी 3 4 5 एलिमेंट। बट ऐसा तो आगे नहीं होने वाला है। आगे मैं क्या करूंगा, जो सेट एक्स मेरे लिए होगा वो मेरे लिए अभी सपोज एक्स एक्सिस है पूरी, और जो सेट वाई होगा वो पूरी वाई एक्सिस। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब आप एक्स एक्सिस लेते हो तो एलिमेंट्स ही है। जैसे मैंने एक पॉइंट का 5, 0 एक्स एक्सिस पे,
तो 5 इज कनेक्टेड टू 0। तो उसी को अगर मैं वेन डायग्राम फॉर्म में लाऊंगा तो यहाँ पे 5 बनाऊंगा, वहां पे 0 बनाऊंगा, कनेक्ट कर दूंगा। लेकिन जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे किसी सेट में, तो आपकी वेन डायग्राम वाला जो पार्ट होता है वो आपके लिए फिजिबल नहीं होता। तो अभी क्या होगा, जैसे मैंने बना दी एक्स एक्सिस अगर यहाँ पे और वाई एक्सिस, तो अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट एक्स में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट वाई में। और जब आप एक एलिमेंट को x के रिलेट कर लेते हैं y से, यू गेट एन ऑर्डर्ड पेयर। बन जाता है ना, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है। चूंकि मैं अभी रिलेशन पे नहीं आ रहा हूं तो मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा, अदरवाइज जो रिलेशन होता है वो कहीं ना कहीं से ऑर्डर्ड पेयर से ही कनेक्टेड होता है। ऑर्डर्ड पेयर ही तो है वो, ठीक है। तो अब आ रहा है फंक्शन फोकस करने। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं सिंपली एक स्ट्रेट लाइन बना दे रहा हूं, लिख दिया y = x + 1। अब इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है जिनके x और y कोऑर्डिनेट कनेक्टेड, ठीक है, x इज रिलेटेड टू y। देखना बस ये है कि ये 1 to 1 रूल या 1 to 1 फंक्शन है या मैनी टू 1 फंक्शन। 1 to 1 है। ये 1 to 1 है क्योंकि यहाँ का एक x आप ले रहे हैं तो आपको ये एक y मिला, आपने दूसरा x लिया आपको दूसरा y मिल गया, और x लिया अगला y मिल गया, मतलब हर x एक डिफरेंट y से रिलेटेड है। तो ये जो हो गया, ये 1 to 1 फंक्शन का एक एग्जांपल हो गया। मैं अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से बना देता हूँ, लाइक सपोज आपसे ये बना दिया, पढ़ा है आप लोगों ने, ये y = x², ये मैनी टू 1 मैनी टू 1 है ना। यस सर। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं कोई एक x से लेता हूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग ये y मिल गया, यही सेम y यहाँ भी कहीं मिल रहा होगा, राइट नहीं। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग x किसी एक ही y से रिलेटेड है। तो दो डिफरेंट x एक ही y से रिलेटेड है तो वो मैनी टू 1 हो गया। अब देखो 1 to 1 या मैनी टू 1 किसी ग्राफ के लिए अगर पता करना है तो उसके लिए एक टेस्ट होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, इसके लिए एक टेस्ट होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। जैसे इफ आई ड्रॉ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ऑब्वियसली वही बनाऊंगा जहां ग्राफ होगा, यहां नहीं बनाऊंगा। तो ये लाइन ड्रॉ करने के पीछे लॉजिक क्या होता है कि अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो मैंने y की वैल्यू को क्या किया, फिक्स कर दिया। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे सबका y कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट सेम है, लेकिन इन दोनों के x कोऑर्डिनेट क्लियरली अलग अलग। तो दो अलग अलग x है जो एक ही y से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया कि ये मैनी टू 1 है। यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता तो ये ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगा। तो यहाँ पे हर एक x एक y से रिलेटेड है, डिफरेंट y से। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का क्या मतलब हुआ कि अगर आपको कभी भी ये पता करना है कि ये गिवन फंक्शन 1 to 1 है या फिर तो वी ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑब्वियसली वहीं पे जहाँ पे ग्राफ है, और वो लाइन अगर ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करेगी तो 1 to 1, और अगर एक से ज्यादा पे कट करेगी तो वो मैनी टू 1। तो यहाँ पे मैं इतना लिख दे रहा हूँ, बस हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज किए जाते हैं एक ग्राफ में ये पता करने के लिए कि वो ग्राफ 1 to 1 है कि मैनी टू 1। ठीक है, शॉर्ट लिख दे रहा हूँ फॉर 1 to 1 और मैनी टू 1 ये। तो अब मैं कुछ ग्राफ पहले बनाऊंगा, कुछ ग्राफ पहले बनाने जा रहा हूं। जो ग्राफ हो सकता है फंक्शन में ना भी हो। किसी के मन में अगर ऐसा परसेप्शन बना रहता है कि x और y के जो रिलेशंस होते हैं वो फंक्शन में होते हैं, तो आप गलत है। x और y के रिलेशन तो आपने सर्किल में पढ़ा था, वो फंक्शन नहीं होता है। एलिप्स में पढ़ा था आपने, हाइपरबोला में पढ़ा, मतलब जो आप पढ़ चुके उसी में कमेंट करता। पैराबोला जो होता है वो फंक्शन हो भी सकता है, नहीं हो सकता, ये है। लेकिन हॉरिजॉन्टल वाला बनाऊंगा ओपनिंग वाला तो वो नहीं होगा। तो थोड़ा सा ये भी बात कर लेता हूँ, तो मैं नेक्स्ट पेज पे आने जा रहा हूँ उसमें। अब मैं डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर बना दे रहा हूँ। एक ये बना दिया, एक पिक्चर मैंने ये सर्किट की बना दी सेंटर एट 0 0 टाइप से। एक पिक्चर में बना दे रहा हूँ इंक्रीजिंग कांस्टेंट इंक्रीजिंग टाइप की बना दे रहा हूँ, कुछ भी रैंडमली बना दे रहा हूँ। और एक पिक्चर में बना दे रहा हूँ इस तरह से। चार पिक्चर ड्रॉ करिए, ऑब्वियसली ये कोई x और y के रिलेशन ही को रिप्रेजेंट कर रहे हो।
क्योंकि मैंने इनको ड्रॉ किया है एक कोऑर्डिनेट फ्रेम में, तो डेफिनेटली इस पर जितने पॉइंट हैं वो एक्स और वाई के किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर, ठीक। अब बताना है इनमें से कौन सी पिक्चर सबसे पहले फंक्शन की है। थर्ड वाली का आ गया फंक्शन की पिक्चर है। सब लोग एग्री कर रहे हो? यस सर। बढ़िया है, मुझे एक्सप्लेन नहीं करना फिर। वही पूछना जा रहा हूँ, ये नहीं करना यही सुनना था मुझे, सुनना मुझे यही था। अब देखो ये नहीं होता दोनों ही है, इसको एक ही बोलोगे या तो 1 to 1 बोलोगे या क्या बोलोगे? ये मैनी टू वन है, ये 1 to 1 नहीं है। तो अगर कहीं भी किसी भी जगह अगर आपको ऐसा मिल गया कि 2x या 2 से ज्यादा x एक y से रिलेटेड मिल गए, तो वो पिक्चर मैनी टू 1 की हो जाएगी। यहाँ वाले पार्ट में जहां मैंने कांस्टेंट बनाया है, मैं अलग अलग x लूंगा अगर, तो सबका y कैसा है? तो बस ये इतने से ही मैनी टू 1 हो गया। तो ये मैनी टू 1 है और ये फंक्शन था जो आपने कहा आप करेक्ट है। लिखना मैं पहले यही चाह रहा था। अब बात करेंगे इस पे, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्लियर दिख रहा है अगर एक x लोगे तो इसके कितने y दोगे? 2 y। अब जो मैं स्टेटमेंट दूंगा वो टोटल इन ऑल एक स्टेटमेंट होगा कि कोई भी ग्राफ आपको दिया हो, कोई भी ग्राफ, सबसे पहले आप ड्रॉ करना एक वर्टिकल लाइन ये पता करने के लिए कि वो ग्राफ फंक्शन का है कि नहीं। अगर वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट करेगी तो वो पिक्चर फंक्शन की पिक्चर होगी। यहाँ पे मैंने लाइन बनाई कि 2 पॉइंट पे कट करेगी, ये पिक्चर फंक्शन की पिक्चर नहीं है। यहाँ भी लाइन बनाऊंगा, ये पिक्चर फंक्शन की नहीं है। और यहाँ पे भी इधर कहीं बना दूंगा वर्टिकल लाइन, तो वो भी ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है। तो ये तीनों जो रिमेनिंग ग्राफ है ये फंक्शन के नहीं होते हैं। तो पहले बात करूंगा फंक्शन वर्सेस नॉन फंक्शन। डिसाइड कैसे किया जाता है? वर्टिकल लाइन। जब ये डिसाइड हो जाता है कि पिक्चर फंक्शन की है, तो उसमें 1 to 1 या मैनी टू 1 डिसाइड करने के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। आगे बात समझ में? कभी कोई एक ऑब्जेक्टिव इस पे आपको मॉड्यूल में भी दिख जाएगा कि 4 ऑप्शन है, 4 पिक्चर बनी होगी, पूछ यही सकते हैं कि इनमें से कौन सी पिक्चर फंक्शन की है या कौन सी पिक्चर नॉन फंक्शन की है। शुड आई राइट दिस कि ठीक है पता है तो मॉड्यूल में भी होगा। तो अब आगे बढ़ रहा है इसके बाद मुझे। वैसे टोटल क्या होते हैं? 4 तरीके के रूल्स होते हैं। 1 to 1 होता है, एक मैनी टू 1, एक 1 to मैनी और एक मैनी टू मैनी होता है। रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी उसकी, बस ये रिक्वायरमेंट जरूर पड़ेगी फंक्शन है कि नॉन फंक्शन। यहां से आगे बढ़ रहा हूं और आता हूं फंक्शंस की कुछ आउटलाइंस पे। डिफाइन हो गया फंक्शन, इन पिक्चर भी समझ लिया आपने कौन सा ग्राफ फंक्शन का होगा कौन सा नहीं होगा। अब आ रहा हूं बेसिक आउटलाइन और फिर बाद में लूंगा टाइप ऑफ फंक्शंस जो आपको पढ़ने हैं। बेसिक आउटलाइंस फंक्शन की क्या है? मैंने अभी कहा था हर फंक्शन की कोई कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब कुछ स्पेशल टाइप की कैरेक्टरिस्टिक होती है। एक से दूसरी पे ले जाओ, इवन फंक्शन याद आ गया? तो सबके लिए मैं इसको नोट करूंगा। मैं सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आपसे लेने जा रहा हूं इवन फंक्शन, और आप अपने में बिलीफ रखना कि आपको कुछ ग्राफ पहले से पता है कौन से जो कम से कम 11th में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज किए थे। स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स, और सर्किल तो है। इसके अलावा अब कुछ लोग तो नहीं जो उस क्लास में मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी डिस्कस कर दिया है। लास्ट ईयर मैंने मॉड ऑफ एक्स भी किया था। मॉड ऑफ एक्स में उम्मीद करता हूँ सबने पढ़ा होगा। और एक है आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। रिक्वायरमेंट होगी तो जो अभी आए हो उनके लिए मैं डेफिनेटली रिपीट कर दूंगा। मतलब कम से कम कुछ ग्राफ सबको पता होता है, तो मैं बेसिक आउटलाइन आराम से दे सकता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी तो पता होते हैं, साइन एक्स का ग्राफ, कुछ और है। चलो पहला मैंने ले रहा हूँ बेसिक आउटलाइन में इवन फंक्शन क्या होगा। इसका डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा, कुछ टाइम बाद आएगा कि इवन फंक्शन के डिटेल्स आएंगे। अभी क्यों बता रहा हूँ इवन फंक्शन कहते हैं किससे, बस इतना, और इनके क्या खासियत होती है।
तो इवन फंक्शन शॉर्ट में आप लिख सकते हैं f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल x इन द डोमेन। डोमेन के लिए मैं कैपिटल X सिंबल यूज करूंगा। जो फर्स्ट टाइम ये कर रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ, फोकस जो है, और जो स्टेटमेंट मैं देने जा रहा हूँ इवन फंक्शन के लिए कोशिश करना वो याद रखो, क्योंकि मैं आगे की 4-5-6 क्लास तक ही बोलता रहूँगा जब तक आप याद नहीं कर लेते उन चीजों को। ये डेफिनेशन होती है इवन फंक्शन की। इसका क्या मतलब हुआ कि जो वैल्यू फंक्शन f की x पे है वही वैल्यू फंक्शन f की माइनस x पे है। इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि x की जगह माइनस x पुट करने पे उस फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। इसके एग्जांपल तो आप बहुत सारे खुद भी बता सकते हैं। पहला एग्जांपल मैं आपसे ले रहा हूँ y इक्वल टू mod x। दूसरा एग्जांपल जो ये है, इवन मैं x की कोई भी इवन पावर अगर लिख दूंगा तो वो इवन फंक्शन होगा। एक और लिख दे रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, मतलब cos ऑफ माइनस x इज इक्वल टू cos x होता है। तो जो वैल्यू cos की x पे होती है वही वैल्यू माइनस x पे होती है। एग्जांपल नॉन एंडिंग है, बस मैंने वो 3 लिख दिए जो मुझे लगता है कि आप फेमिलियर हैं इन फंक्शन से। तो पहला तो पार्ट ये हो गया, ये वो फंक्शन है जो आप कहोगे डायरेक्टली नोटिसेबल है कि ये इवन है। आगे चल के क्या होगा, जब डिटेल पढ़ोगे तो क्या होगा, एक बड़ा सा फंक्शन होगा। आप डायरेक्टली नहीं बता पाओगे इवन है कि नहीं, आपको वर्किंग करके देखना पड़ेगा पूरा। आई डोंट थिंक कि मन में आप सब कुछ कर पाओगे। ये तो छोटे मोटे केस है ना, ये तो रटे रहते लोग, हाँ मॉड x है, x स्क्वायर है, x पावर 4 है, ये सब पता है। अब इवन फंक्शन की ग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है, मतलब क्यों पढ़ते हो इवन फंक्शन, ये तो समझ में आ गया कि इवन फंक्शन कहते किसे। हाँ सही है, कहाँ से आई बात बताओ। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। जो भी इवन फंक्शंस होते हैं उनका ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल 1 ही आपका ले रहा हूँ, y इक्वल टू mod x। और mod x के लिए आपने ये सबने पढ़ा है कि ये वैल्यू माइनस x होती है अगर x नेगेटिव है, और ये वैल्यू x होती है अगर x पॉजिटिव है। इक्वालिटी कहाँ पड़ी थी, हाँ ऊपर लगा हुआ नीचे लगा। मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा यार, मैंने कहा था दोनों जगह लगा सकते हो, बुक्स में केवल यहाँ लगी होती है, यहाँ नहीं लगी होती। लेकिन मैंने ये बात बताई थी कि इक्वालिटी आप दोनों जगह लगा सकते हैं, कुछ भी फर्क नहीं होता इसका। अब देखो इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो आपको ये पता है कि x पॉजिटिव के लिए y इज इक्वल टू x, y इक्वल टू x लाइन स्लोप 1 है 45 डिग्री एंगल पे, ये बता देंगे। चमत्कार हो गया, अपने आप ही कलर चेंज हो गया। सही है, तो यहाँ पे ये एंगल 45 डिग्री है और ये लाइन y इज इक्वल टू x। इसके बाद मुझे ड्रॉ करनी है x नेगेटिव के लिए, x नेगेटिव यहाँ से शुरू होगा, y इज इक्वल टू माइनस x, y इज इक्वल टू माइनस x लाइन सेम यहाँ पे आ जाएगा। ये एंगल भी 45 डिग्री है और ये एंगल भी 45। ये क्लियर दिख रहा है कि ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब y एक्सिस एक्ट्स लाइक अ प्लेन मिरर। शीशा रख दिया है सामने बस, और उसके सामने ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये क्या दिख रहा है, उसी की मिरर इमेज दिख रही है। ये इवन फंक्शन की खासियत होती है कि उनके जो ग्राफ्स होते हैं वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। ये मैं लिख दूंगा स्टेटमेंट। ये तो समझ लो ना कि इसका एडवांटेज आगे कैसे मिलेगा आपको, क्यों आपसे ये बताया जा रहा है। आगे आपको करना क्या है फंक्शन में, ग्राफ्स तो करने ही है, बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ करने होते हैं, सुना तो होगा ही सभी ने कि ग्राफ ड्राइंग होती है फंक्शन में। होता क्या है वहाँ पे कि अगर एक फंक्शन आपने नोटिस कर लिया डायरेक्टली कि ये इवन फंक्शन, आपने ध्यान से आपने देख लिया शुरू, हाँ ये इवन है, तब आप क्या करोगे कि ग्राफ को केवल x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए बनाने। x की पॉजिटिव वैल्यू का मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। वो ग्राफ जब बना लेंगे आप लोग तो x की नेगेटिव वैल्यू का ग्राफ बनाने के लिए केवल क्या करना होगा, वही जो आपने बनाया होगा उसी को मिरर इमेज y एक्सिस के अबाउट ले लेना। तो इससे क्या माना जाएगा कि आपका वर्कलोड आधा हो गया, आपने काम केवल किया x के पॉजिटिव साइड पे
और जब बनाना पड़ा एक्स के नेगेटिव वो डायरेक्टली मिरर इमेज लेके बना दिया। मिरर इमेज तो मिल होगा ना। यस सर। ये फायदा होता है। एंड डोंट थिंक नेगेटिव या ऑपोजिट कि मैं तो एक्स के नेगेटिव साइड से शुरू करूंगा, ये ना करना कभी भी। जब मौका लगेगा तब मैं बता भी दूंगा आपको कि आपको क्यों एक्स के नेगेटिव के लिए शुरू नहीं करना चाहिए, आपका काम बढ़ जाएगा। तो रूल नंबर 2 है अभी का, इवन फंक्शन का ग्राफ हमेशा सबसे पहले एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए बनाना है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए बनाना है, ये जरूरी है याद रखना। फिर भी मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत लोग भूलेंगे इस बात को, और भूलने का मतलब आपने काम बढ़ा देंगे बहुत ज़्यादा। बात केवल फंक्शन की नहीं है, बात आगे इंटीग्रल तक जाएगी। जब आप इवन फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो आपका मेन फोकस होता है कि मैं एक्स की पॉजिटिव वैल्यू से डील करूंगा, ये थ्रू आउट रूल होता है। तो ये हो गया आपका इवन फंक्शन का ग्राफ। मैं लिख देता हूं यहाँ पे स्टेटमेंट, आप इसे नोट कर लीजिए। y axis like a plate mirror. दो बातें हैं, फिर से बोल रहा हूँ। इन फंक्शंस को इवन बोला जाता है जिसमें x की जगह -x रखने के बाद कोई भी फर्क ना पड़े, कुछ चेंज ना हो उसमें, जैसा वो पहले था वैसा ही बना रहता। एंड दूसरा पार्ट है कि इन सारे फंक्शंस के ग्राफ जो इवन होते हैं वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। जब कभी भी मैथ्स में ये बोला जाता है कि कोई ग्राफ किसी भी लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है तो उस लाइन को हमेशा एज ए प्लेन मिरर आप ट्रीट करते हैं। लाइन के अबाउट सिमेट्री का मतलब यही होता है, लाइन को मिरर की तरह ट्रीट करो। आप लोगों ने क्लास 11th में मिरर इमेज ऑफ ए पॉइंट अबाउट ए लाइन पढ़ा हुआ है। मैं आज आपसे फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन याद रखना होगा आपको। ये ग्राफ क्या होता है? पॉइंट्स का कलेक्शन ही तो होता है। अब आप बनाते हो, ग्राफ बना दिया आपने, तो क्या हुआ? उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। तो अगर आप पॉइंट की मिरर इमेज जानते हैं तो आप ग्राफ की मिरर इमेज भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको पैराबोला की मिरर इमेज किसी लाइन के अबाउट निकालनी है तो आप पैराबोला के किसी पॉइंट की मिरर इमेज निकालोगे लाइन के अबाउट। यही एडवांस 2013 और 14 का क्वेश्चन है, आई डोंट नो आपने किया आया था। मिरर इमेज ऑफ ए पैराबोला अबाउट ए लाइन, कर्व की मिरर इमेज एक लाइन के अबाउट। तो कर्व की नहीं निकालोगे इसकी उस कर्व पे पड़ने वाले ऐसे पॉइंट की जो पूरे कर्व को रिप्रेजेंट करता हो। 80 स्क्वायर का 280 याद है? पैराबोला के किसी पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता था, तो तब आप उसकी भी मिरर इमेज निकालेंगे। तो जो आप फॉर्मूला था ना वो पेंडिंग में नहीं, वो लिख लो कहीं पे साइड में, मुझे वो फॉर्मूला याद करना होगा। बैकलॉग्स ज्यादा ना बनाओ, थोड़े बहुत तो बने रहे। वैसे कोई है ऐसा रेज योर हैंड जिसको फॉर्मूला याद हो मेरे इमेज का? बस 2 लोगों को याद है। चलो 2 को याद है, बड़ी बात। तो 11th वाले पार्ट कैसे होंगे? वो भी तो एक चैलेंज होगा। ये तो पढ़ोगे पीछे वाले पार्ट। इसी तरह से चीजें फ्लोटिंग में आएंगी क्लासेस में। लिख लो, मैं कह रहा हूँ इस बात को कि ये घर जाके काम करना है, फॉर्मूला देखना है। साइकिल की मिरर इमेज में क्या रखा है? पैराबोला की मिरर इमेज में जरूर चीजें हैं। मतलब ये क्वेश्चन अब तो जेईई मेन तक में आ चुका है। हाँ, ये मॉड्यूल में आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी उस पर टाइम नहीं लगाऊंगा, बट आपके लिए कि आप जाके अपने नोट्स में देखें। क्या था? मिरर इमेज ऑफ ए पॉइंट अबाउट ए लाइन। पहला हो गया इवन फंक्शन। सेकंड में आ रहा हूं आपसे ऑड फंक्शन। बात क्या होते थे ऑड फंक्शन याद है?
खुद ही है फंक्शन वो नहीं तो एक्स क्यूब लिख दिया। हाँ 10x भी है। सेट नहीं होता। कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सारे ही हैं, चारों। वर्किंग करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे fx है sin x, तो मैं आपसे क्लेम कर रहा हूँ कि ये एक ऑड फंक्शन है। किसी फंक्शन को इवन या ऑड अगर जज करना है तो x की जगह माइनस एक्स पुट करो, तो f ऑफ माइनस एक्स हो गया साइन ऑफ माइनस एक्स। अब साइन ऑफ माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में ये आ गया माइनस साइन माइनस तो माइनस लिख दिया, जो साइन एक्स है वही क्या लिखा था एफ एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ये रिलेशन यहाँ पे लिखा है फुलफिल हो गया। तो ये फंक्शन इसीलिए एक ऑड फंक्शन है। तो जो भी डायरेक्टली नोटिसेबल हो वो आपको करना पड़ेगा, नहीं टेढ़े मेढ़े फंक्शन तो मैं लिख ही सकता हूँ, काफ़ी बड़ा सा लिख सकता हूँ, तब आपको वर्किंग करके देखना पड़ेगा जैसे मैंने ये वर्किंग करी है, लेकिन ये आपके लिए बड़ी ऑब्वियस वर्किंग है, बहुत सिंपल सी वर्किंग है। कई बार आपको इसमें आगे टाइम लगाना पड़ेगा, ये काम जब मैं डिटेल में लूंगा इवन ऑड को तब करूँगा। आज मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं आउटलाइन दे रहा हूँ कि बिफोर आई स्टार्ट आप सबको ये पता होना चाहिए कि इवन फंक्शन होते कौन से, किन्हें ऑड फंक्शन कहा जाता है। मेरा इतना मोटिव है अभी के लिए, बस मेरा कोई लेवल एनहांसमेंट का मोटिव नहीं है, मैं केवल इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा हूँ। ये होता है सही है, तो ये होगा ऑड फंक्शन। अब देखो ऑड फंक्शन की भी ग्राफिकल सिग्निफिकेंस होती है, प्लस माइनस एक्स, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, ग्राफ्स ऑफ, सबको लिखना पड़ेगा, ग्राफ्स ऑफ ऑड फंक्शंस are symmetric about origin। ऑड फंक्शन के जो ग्राफ होते हैं वो ओरिजिन मतलब एक पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। तो ये डिस्कशन करना पड़ेगा कि पॉइंट के अबाउट सिमेट्री का क्या मतलब होता है मैथ्स में। लाइन के अबाउट सिमेट्री समझ में आ गई, तो उस लाइन को एक प्लेन मिरर की तरह ट्रीट कर लिया जाता है। मैं इसके लिए किसी एक ग्राफ को ले लेता हूँ, मुझे आई एम नॉट श्योर कि आपको इसमें से इस ग्राफ को छोड़ के क्या बाकी दो ग्राफ मालूम है। मैं आपको y इक्वल एक्स क्यूब का ग्राफ बता देता हूँ, क्योंकि ये मेरे स्टैंडर्ड ग्राफ की लिस्ट में हो। पहला ही एग्जांपल ले रहा हूँ और वो है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि अगर आपने x को पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव नंबर का क्यूब, तो y भी पॉजिटिव आ गया ना, fx पॉजिटिव आ गया, x पॉजिटिव y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, x नेगेटिव लिया तो y भी क्या आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। इस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में है, और ये सबसे सिंपल टाइप का क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आप लोगों को क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ भी फंक्शंस में ही मुझे पढ़ाना है, मॉड्यूल में नहीं हो। मैं पॉलिनोमियल से ग्राफ आपको पढ़ा दूंगा, इसीलिए ये आउटलाइन ले रहा हूँ सर। अब देखो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से ग्राफ होता है। ये है y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, और ये कंपलसरी ग्राफ है, इसको याद रखना। पहले आप ये बना लीजिएगा, पूरा ही ग्राफ मैंने बना लिया, स्टैंडर्ड ग्राफ है।
देखो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री में एक चीज तो क्लियर शायद होगी, ये जो पॉइंट है, तो अगर कोई ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो उसकी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री थर्ड में जाएगी। ये इतना बेसिक चीज समझ में आ रही है। अगर ग्राफ यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री, ये तो बहुत ही फंडामेंटल चीज है, ये आप समझ रहे हो। पॉइंट इज दिस कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री ली कैसे जाती है। फिर से वही करोगे, ग्राफ को सबसे पहले एक्स की पॉजिटिव साइड पे बनाओ। ये वाला ग्राफ x की पॉजिटिव साइड पे मान लो ये बना ही है पहले से, ये अब अगर इस पॉइंट के अबाउट इसकी सिमेट्री लेनी है, क्योंकि ये एक ऑड फंक्शन है, तो तरीका ये है कि इसी पॉइंट के अबाउट ये जो पिक्चर बनी है इसको 180 डिग्री रोटेट करो। इसमें आप बहुत एक्यूरेट नहीं हो सकते हैं। 180 डिग्री रोटेशन फ्री हैंड फिगर में कैसे करोगे? रफली एक आइडिया कि ग्राफ ऐसा है, 180 डिग्री रोटेट करोगे तो ग्राफ इस तरह से हो जाएगा। ये तो क्लियर है ना, ग्राफ ऐसा है, बस यही चाहिए। तो ऑड फंक्शन का ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होता है, और ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री लेने के लिए आपको ग्राफ की ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री कैसे ली जाती है? 180 डिग्री रोटेट करा के ली जाती है। लेकिन ऐसा करने से कई बार आप बहुत बढ़िया से ग्राफ नहीं भी बना पाओगे। जैसे आपने ये वाला ग्राफ समझ लिया, लेकिन अगर आपको ये वाला ग्राफ बनाना हो या ये बनाना हो तो आपको थोड़ा सा और कुछ जानना पड़ेगा। लेकिन पहले जितना समझ में आ रहा है वो नहीं, नोट कर लो इसे, याद लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ। सिमेट्री अबाउट ओरिजिन मीन्स, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन मीन्स that rotate the graph about that point by 180 degree. Rotate the graph about that point by 180 degree. By that point से मतलब ओरिजिन ही है। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के लिए पहली चीज जो ध्यान रखना है, फंक्शन के साथ ट्रीट हो गया, इन दोनों फंक्शन के लिए डील हमेशा सबसे पहले x की पॉजिटिव वैल्यू से करना। बार बार बोल रहा हूँ बात, x की पॉजिटिव वैल्यू से, दोनों के लिए कह रहा हूँ। मैं जैसे कुछ भी लिख दूँ, मान लो अभी मैंने ये लिख दिया, मान लो x/1 + mod x लिख दिया, अब कह दूँ आप इसका ग्राफ बनाइए, अभी तो ग्राफ आप नहीं बना पाएंगे। लेकिन एक चीज है कि ये जो फंक्शन लिखा है इसमें अगर x की जगह -x में लिखूंगा तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये विद माइनस साइन चेंज हो रहा है। ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना हुआ ना तो मैं स्टार्ट जो करूंगा वो x पॉजिटिव से करूंगा, और जैसे ही मैंने कहा x पॉजिटिव ले रहा हूँ तो यहाँ पे जो नीचे मॉड लगा, ये मॉड क्या होगा? हट जाएगा, क्योंकि मॉड x की वैल्यू x होती है अगर x पॉजिटिव है। ये फायदा होता है। अब ये सिंपल ग्राफ हो गया, ये बना लेगा। आज मुझे क्या करना है, आज अपने रूल्स बनाने हैं कि आप पहले ये एकदम बिल्कुल कंफर्म कर लो कि मुझे इवन और ऑड से डील अगर करना है तो मैं x पॉजिटिवली शुरू करूंगा। कभी अगर मैंने ऐसा खुद नहीं किया तो मैं रीजन दे दूंगा क्यों नहीं करता, बट ईमान की जरूर मैं मैक्सिमम टाइम, मैं ऑलमोस्ट ऑल द टाइम मैं किस चीज पे रिजिड रहूंगा, x पॉजिटिव शुरू करूंगा, इवन के लिए भी और ऑड के लिए भी। तो इतनी बार अगर कोई चीज कह रहा हो तो ऑब्वियसली कुछ तो पॉइंट है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। जरा ये ग्राफ लेता हूँ 1/x, fx is equal to 1/x। ये पढ़ा है वैसे लगा, ये यही है मतलब ना, इसको ये लिख सकते हो। और आप लोगों ने ये एक कर्व पढ़ा था, कुछ याद है इसके बाद? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था ये। यहाँ पे c की वैल्यू अगर बंद करोगे तब ये हो जाएगा। तो xy = c² का ग्राफ पढ़ा था। अब fx = 1/x, ये ग्राफ कंपल्सरी ग्राफ में होता है, और इसका ग्राफ इस तरह से होता है। ये हो गया और ये हो गया। अब जरा एक बार और समझ लो, ये है ऑड फंक्शन। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री लेने का एक सेकंड अल्टरनेट तरीका बता रहा हूँ।
फर्स्ट क्वाड्रेंट की सिमेट्री थर्ड में जाएगी, ये डिस्कशन नहीं करना, ये तो समझ ही रहे हो यार आप लोग। ऐसे करो, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है 180 डिग्री रोटेट करना है, तो पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो सिस्टम उसी को रोटेट करना। इसको पहले एक बार 90 रोटेट करो। तो अभी ये ग्राफ ऐसा दिख रहा है, आपने अगर इसको 90 रोटेट किया तो ग्राफ इधर ऐसे आ जाए। इतना विजुलाइज हर कोई कर सकता है कि ये चीज है, इसको ऐसे करना, ये वाला ग्राफ इधर लाओगे तो ऐसे आ जाएगा, और इसके बाद फिर 90 रोटेट कर दोगे तो अभी ग्राफ ऐसे, और 90 रोटेट करोगे तो ऐसे हो जाएगा। वही है, कई बार आप पूरे सिस्टम को रोटेट कर देते हो, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट को रोटेट कर देते हो, और उसका ये इनग्रेडिएंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो अगर आपने क्या किया, ये लिया और इसको एक बार ऐसे आपने घुमाना शुरू किया, तो जो चीजें है इस तरह से अवरुद्ध करता हूँ, जो ये है तो इसके बाद 90 रोटेट करने में ऐसा बन जाएगा, फिर 90 रोटेट करोगे ऐसा। तो ये आपका ग्राफ हो गया है y = 1/x का ऑड फंक्शन का, और इस तरह से सिमेट्री लेने पे भी आपको कई बार हेल्प मिलेगी करने में, ग्राफ सिस्टम रोटेट करने। ये तो शायद वैसे भी आइडिया लग रहा होगा कि इसको एक बार करेंगे ऐसा होगा, दो बार करेंगे ऐसा होगा। इट विल हेल्प यू इन sin x, जो मैंने ले रहा हूँ। हो गया ऑड फंक्शन। तीसरा आ रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक, और वो कैरेक्टरिस्टिक आपसे लेने जा रहा हूँ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक तो कर लिया, इसमें जो आपने पढ़ा था। Some number लेना, for some number t greater than 0 we get then we have ये है डेफिनेशन एक्चुअल। पीरियोडिसिटी का मतलब कई बार डिस्कशन में ला चुका हूँ, रेपिटेशन से मतलब होता है। जैसे पीरियोडिसिटी ऑफ नंबर्स आपने पढ़ा था, याद है? बायोलॉजी में पढ़ाया था। पीरियोडिक टेबल तो है ही, पीरियोडिक मोशन भी है, पीरियोडिक फंक्शन जिसका ग्राफ किसी एक लाइन बाद रिपीट है। तो जो वैल्यू फंक्शन की x पे है वो इक्वल है फंक्शन की वैल्यू x प्लस t पे, मतलब x पे फंक्शन की एक वैल्यू मिली, वही वैल्यू अब x प्लस t पे मिलेगी, सेम वैल्यू। तो फंक्शन पीरियोडिक है। t पॉजिटिव क्यों है, समझ गए होंगे, लेंथ है, जो वैल्यू x पे है वही वैल्यू x प्लस t पे है, t लेंथ बाद उतनी ही वैल्यू रिपीट मिलेगी। t को ही बोलते हैं इसका पीरियड है, t is called its period। t is called its period। मतलब ये फॉर ऑल x होता है। हाँ, वो टाइम पीरियड जो तुम बोल रहे हो ना, वही एसएचएम में भी करते हो तुम, वो फाइनल ओमेगा का फॉर्मूला भी पढ़ते हो टाइम पीरियड का। अभी मैं बता दूंगा क्या है वो चीज। पहले ये क्लियर करो, पीरियोडिक फंक्शन उनका ग्राफ किसी लेंथ बाद रिपीट करता है, जिस लेंथ बाद रिपीट करता है उससे ही उसका पीरियड है। अब एक पीरियोडिक फंक्शन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीरियड्स निकालो ना, इतना रटने वाला तो और क्या। साइन है, इसका ग्राफ आप जानते होंगे, रिपीट करता है। तो साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा जो होता है, ये साइन थीटा होता है, किसी के लिए बोल सकता हूँ, ये तो कंप्लीट रोटेशन है ना 2 पाई, ये भी साइन थीटा होता है। मैं जब 6 पाई लिखूँ, 8 पाई लिखूँ, कुछ भी करूँ, हर बार नहीं आएगा ना। 2 पाई भी इसका पीरियड हो गया, मतलब थीटा की जगह बस बेसिकली x लिखना है। तो साइन ऑफ x प्लस 2 पाई, तो ये वो साइन x होगा, आएगा ना इसी से। थीटा की जगह x पुट किया ना देगा। तो जो वैल्यू फंक्शन की x पे वही वैल्यू फंक्शन की x प्लस t पाई, और t है 2 पाई।
तो इसका मतलब इसका पीरियड 2 पाई भी है, तो 4 पाई भी है, 6 पाई भी है, 8 पाई भी है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं, लेकिन आपको लेना होता है सबसे छोटी लेंथ, तो उसी को कहते हैं फंडामेंटल पीरियड। ये मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, T is called as period, a periodic function has infinite number of periods. Infinite number of periods. And the smallest of these is called fundamental period. ठीक है ना, फंडामेंटल पीरियड वो सबसे छोटी लेंथ होती है, इस पे ग्राफ रिपीट करता है, और यूजुअली आपको फंडामेंटल पीरियड के बारे में ही देखना होता है पीरियोडिक फंक्शन में। इसका जब डिटेल दिया जाएगा इट विल टेक 2 टर्म पीरियोडिक फंक्शन में डिटेल। अभी तो आई जस्ट डिफाइंड कि क्या है पीरियोडिक फंक्शन, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसका फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, और अगर फंक्शन इस डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करेगा उसको क्या बोलूंगा, नॉन पीरियोडिक है, या फिर एक वर्ड और आता है लिखा हुआ मिल गया ऑप्शन में, क्या करूँ अपीरियोडिक लिख देना। फंक्शन मैं क्या करूँगा, जो है आपके सामने आ जाएगा, है या ऑप्शंस लिखे रहते हैं। फंक्शन डज नॉट सेटिस्फाई definition of periodic function, another short function लिख दिया, then it is called, ये तो कहते हैं नॉन पीरियोडिक, क्या कहते हैं, और अपीरियोडिक, मतलब बातें सेम है, नॉन पीरियोडिक बोले रहे। अब कितने स्टैंडर्ड पीरियोडिक फंक्शन हैं और उनके फंडामेंटल पीरियड्स क्या हैं, यहीं पे एक कॉलम बना के देता हूँ फंक्शन या फंक्शंस, और यहाँ पर शॉर्ट में लिखा फंडामेंटल पीरियड। देखो साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, फंडामेंटल पीरियड 2 पाई। और यहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्शन दूर कर दूं मैंने, आपने सुना होगा लोग बोलते हैं साइन फंक्शन पीरियोडिक होता है, ठीक है सही बात, साइन एक्स तो पीरियोडिक है, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर अगर बोल दिया पीरियोडिक नहीं है, साइन 1/x पीरियोडिक नहीं है, साइन रूट एक्स पीरियोडिक नहीं है। इसलिए ये बात बोल रहा हूँ, ये पढ़ाई का सही तरीका होता है कि एक बिगिनर को ये मालूम हो कि साइन केवल खुद देने से पीरियोडिक नहीं होता है, साइन किस पे ऑपरेट हो रहा है, साइन एक्स पीरियोडिक है बट साइन एक्स स्क्वायर पीरियोडिक नहीं है। मैं डिटेल में बात करूंगा इसके बारे में आप सभी से, बट शुरू से इंप्रेशन बना के चलो, ये गलत पढ़ाई होती है, आप चाहो तो किसी को चेक कर लेना, मैं बता रहा हूँ ना, आप में से कोई के मन में होता होगा साइन है पीरियोडिक, साइन एक्स है पीरियोडिक, तो हिट तो वही करना है ना कि जहाँ पे आप एरर कर सकते हैं। चलिए एक ये हो गया, अब आगे है tan x और cot x, इनका फंडामेंटल पीरियड पाई होता है। इसके बाद है कर्ली x, x माइनस ब्रैकेट x है, इसका फंडामेंटल पीरियड 1 होता है। और एक है यहाँ पे पूरा लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू c, y इज इक्वल टू c, कांस्टेंट मतलब इसका फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट
नहीं करता है। आपके इस लेवल पे टोटल 8 स्टैंडर्ड या एलिमेंट्री पीरियोडिक फंक्शन है, 8 ही है बस। दैट डज नॉट मीन कि टोटल 8 ही पढ़ोगे, 8 एलिमेंट्री है पीरियोडिक फंक्शन। आप टोटल कितने पढ़ते ही हैं फंक्शन, बेस ऑफ फंक्शंस पढ़ते हैं स्टैंडर्ड उन्हीं फंक्शन को कंपोज करके नए नए फंक्शन बनाए जाते हैं। वो पीरियोडिक आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। मैं जैसे कैसे एग्जांपल लिख देता हूँ कुछ भी, अगर मैं लिख दूँ e टू द पावर sin स्क्वायर 2x + 5 लिख दूँ, ये पीरियोडिक है। ये पढ़ोगे आप आगे भी, क्यों पीरियोडिक। केवल इंप्रेशन ये मत लेना कि इतने फंक्शन ही होते हैं, ये नहीं है, इतने एलिमेंट्री फंक्शन होते हैं। अभी इन फंक्शंस के थ्रू और कुछ नॉन पीरियोडिक फंक्शन के थ्रू फंक्शंस और बनेंगे, वो पीरियोडिक आ सकते हैं। तो इसको याद कर लेना, ये क्यों नहीं होता, डज नॉट एग्जिस्ट। y कांस्टेंट है, x एक्सिस के पैरेलल, मतलब बार-बार वैल्यू रिपीट हो रही है, यही मतलब हुआ ना। अब बार-बार वैल्यू तो रिपीट हो रही है, लेकिन क्या वो सबसे छोटी लेंथ बता सकते हो जिस पे वो ग्राफ रिपीट हो रहा है? तो बार-बार डॉट्स लगे जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहा है। तो वो लेंथ नहीं निकाल पाओगे सबसे छोटी लेंथ। ये कहोगे वो जो भी लेंथ होगी बहुत छोटी होगी एंड टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ठीक है? तो इसीलिए इसका फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता। और ट्रिग्नोमेट्री की कुछ चीजें आपको यूज करनी होगी, मैं बता दूं। जैसे आप लोगों ने ये पढ़ा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ भी 1 ही रहेगा भाई, बदले थोड़ा ना। तो अगर ये 1 है मतलब ये कांस्टेंट हो गया फंक्शन, और कांस्टेंट हो गया तो इसका फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जो भी आपकी प्रीवियस नॉलेजेस है वो यूज यहाँ पे होगी। मैं एक बार बहुत जरूरी तो कहना आपसे भूल ही गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे बहुत स्टार्टिंग दिस पार्ट। जैसे sin a + b याद होगा, sin a - b, जो स्टैंडर्ड एंगल्स थे उनके sin cos tan की वैल्यूज, मतलब उसमें भी वो एंगल जो आपने पहली बार पढ़े थे लास्ट ईयर, जैसे 18 डिग्री, 36 डिग्री और 7.5 डिग्री नहीं बोलूँगा, 15 डिग्री, अब उतना नहीं याद कर पाओगे। बाकी तुम्हारी रटने की पावर अच्छी है तो करो यार, मैं करता हूँ। तो मतलब ये याद करना है, ये सब 15 डिग्री 75 डिग्री भी याद हो जाता है, 18 डिग्री 36 डिग्री 1836 याद है। sin 18 को क्या रूट 5 - 1/4, तो sin 18 को याद रखना होता है। cos 18 को याद थोड़ा ना करता, जरूरत पड़ेगी निकाल दो, फिर माइनस sin स्क्वायर थीटा से cos √10 - 2 √5/4 होती है। तो पहले मेरी बात सुन लो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टॉपिक के जो फॉर्मूले थे, sin a + b कंपाउंड एंगल वाले फॉर्मूले, इसके बाद एक चीज पढ़ी थी आपने वहीं पे a cos थीटा + b sin थीटा, उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू लीस्ट वैल्यू किसकी, a cos थीटा + b sin थीटा। हाँ, अब एग्जाम्पल दो, किसी को तुम्हें याद है ना? क्या बोलो? माइनस रूट a स्क्वायर + b स्क्वायर से लीस्ट होता था, Yes. और ग्रेटेस्ट होता था प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और a cos थीटा + b sin थीटा की ये लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्यों होती थी, कैसे निकालते थे? यही तो यूज होने वाला है। इसको निकालने के लिए सर कुछ मल्टीप्लाई करते थे, एंगल्स फॉर्म हो। यार तुम लोगों से रिक्वेस्ट है यार मेरी, अब यार मैं तो तुम्हें करा दूंगा सब चीजें, आप अपने पीछे वाले जो पार्ट होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टॉपिक के, उसमें ये सब चीजें एक बार देख के आना पड़ेगा आपको। sin c + sin d cos c - cos d 2 sin a sin b का फॉर्मूला मैं अभी लिख सकता हूँ, क्वेश्चन फंक्शन का अभी लिख सकता हूँ। डबल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, अरे बहुत यूज हो रहा है। आपके बोर्ड्स तक में यूज होगा, बोर्ड तो सभी दोगे आप, बोर्ड्स में भी यूज होना है ना। अभी आप पढ़ोगे ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF में सब यूज होने लगेगा, और इसमें अभी तो यूज होगा फंक्शन। तो ठीक है, कोई खास बात नहीं। क्या होता है जब आप याद कर रहे होते हैं ना, आपके इससे कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत फर्क पड़ता है।
नहीं, आप एक बार सोचते ही शुरू कर दो यार क्या था याद नहीं आ रहा मुझको, कोशिश करके आओ ना, याद करो, पढ़े तो थे पहले, जितने भी आपने पढ़े थे साइन 180 प्लस थीटा क्या होता था? अब आपका टास्क क्लियर हो गया, टास्क क्लियर हो गया है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाऊंगा अगर आप इन चीजों पर काम नहीं करें। कम से कम क्लास में आधे लोग तो ऐसे हो जो ये कह सके हाँ सारे फॉर्मूले याद हैं। हो सकता है पता भी हो, दो चार लोगों को बोल नहीं रहे, हेजिटेट कर रहे हैं, तुम लोग बोल रहे हो लेकिन गलती बोल रहे हो। उसमें सर आपने जो बोला ना मैक्सिमम मिनिमम वाला, उसमें एंगल्स फॉर्म होते थे जिस कारण तो पूरे को साइन और कॉस में करके कन्वर्ट रेंज निकाली जाती थी। वही है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। ओके ओके यार मैं आगे अब नहीं पढ़ूंगा इस पे, मैं एक बात आखिरी में ऐड करूंगा यहाँ पे। ये जो फंक्शन है sin x प्लस cos x, ये कम से कम मैं बता रहा हूँ, मुझे कब 20 बार आया होगा ये फंक्शन, और इस फंक्शन से अगर हैंडल करना है ना तो ये a sin थीटा प्लस b cos थीटा 1 into sin x 1 into cos x, और ये फंक्शन इसके इक्वल होता है, बहुत छोटे लेकिन, और √2 टाइम्स sin of x प्लस पाई बाई 4 होता है। √2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया ये होता है, ये मैं बता दूं आपको, मैं रिपीट सब करने को तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन इनिशिएट आपको करना पड़ेगा इस बात को। मैं सब लिखा दूंगा, फिर से लिखा दूंगा कि ईच एंड एवरीथिंग। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक चीज है, दूसरी चीज स्ट्रेट लाइन की ड्राइंग, ये बोल चुका हूँ एक बार। स्ट्रेट लाइन कोई भी दी हो उसको फास्ट एंड एक्यूरेट ड्राइंग करनी आनी चाहिए। कोई भी बोलता हूँ 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, प्लॉटिंग फास्ट होनी चाहिए। लिख लो इस चीज को, घर जाते जाते कोई आएगा, काम करोगे नहीं फिर घूमते रहोगे। क्या बोला? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी टॉपिक के सारे फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले में ये भी है, सब बोल रहा हूँ, राइट एंगल 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा तो क्लास 10 में पढ़ा था, वो सारे याद होने चाहिए। इसके बाद कंपाउंड एंगल sin a प्लस बी sin a माइनस बी cos a प्लस बी cos a माइनस बी tan a प्लस बी, ये सारे फॉर्मूले होते हैं। जो CD वाले फॉर्मूले थे sin c प्लस sin t cos c प्लस cos t, डबल एंगल ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, दैट्स ऑल, उससे ज्यादा मत करो कुछ। वो याद है, वैल्यूज जितना बोल रहा हूँ यार, ये थोड़ा ना कि ये तो याद रखना होता है। अब ऐसा तो बहुत कुछ था उसमें, साइन की सीरीज भी आई थी, एंगल एपी में कॉस की सीरीज आई थी, एंगल एपी में कहाँ बोल रहा हूँ मैं याद करने को भी आपसे। ये इतनी चीजें याद करो, और स्ट्रेट लाइन की ड्राइंग इन एनी फॉर्म आनी चाहिए, फास्ट योर ड्राइंग। जहाँ तक बाकी टॉपिक की बात है, ये सब यूज कुछ नहीं होने, लाइक बाइनोमियल पीएनसी जरूर थोड़ी बहुत यूज होगी, इसके लिए पीएनसी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना मालूम है बस बहुत है, एनसीआर पता क्या होता है, बस इतना बहुत है। बहुत सारे टॉपिक नहीं पढ़ रहे होंगे आपको, तो मतलब उनको यूज नहीं करने का कुछ। क्वाड्रेटिक सभी को पता है कि यार रूट कैसे निकाले जाते हैं, तो उसको क्या बोलूं, तो पहले से ही पढ़ा रहे हो 10th से। परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेशन आता है क्वाड्रेटिक का, होल स्क्वायर बनाना, वो भी यूज होने वाला है तुरंत ही जल्दी। प्रोग्रेशन में अब ये थोड़ा ना कोई भूल जाएगा कि एपी की सम का फॉर्मूला क्या होता है, वो पता रहता है लोगों को, टीएन और एसएन। प्रोग्रेशन में कुछ नहीं चाहिए आपको। हाँ, मिस्टेरियस सीरीज थोड़ी बहुत यूज होगी। मिस्टेरियस सीरीज में आती थी एजीपी, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर आगे सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब के फॉर्मूले, और फिर एक आता था टेलीस्कोपिक सम, वो है। अरे उसमें समय आने में पहले, अभी अर्जेंटली यही है जरूरत, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले एंड स्ट्रेट लाइन ड्राइंग। इतना करो ना, एक साथ थोड़ा ना पूरा पार्ट पढ़ लोगे कि हम सब कर लेंगे, इतना करो। चलो अभी इसको मैं कंटिन्यू करूंगा, इतना पार्ट है, और भी कल की क्लास में यही कंटिन्यू रहेगा, तो यही पे Yes. तो नहीं
पूर्ण संकेत या फिर उसके सॉल्यूशन